जय हिंद दोस्तों, जय माँ भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपक। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा कि वो घटना एक प्रधानमंत्री की बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर बढ़त हासिल होगी। किस लिए? सिर्फ टोटली एक बेवकूफ़ी की थी एक आदमी ने, वो जो देश का प्रधानमंत्री था और जिसकी उम्मीद आप किसी से भी नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री है, जो जिम्मेदार पद पर बैठा है, आप उस चीज़ से कभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है आपका ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे पहले, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद जो ताशकंद में हुई थी उनकी मृत्यु, उसके बाद प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक चीज़ को महसूस करती हैं, अपने पिताजी की तरह गलतियां ना करते हुए, एक दूरदर्शी नेता की तरह सोचते हुए वो एक चीज़ डिसाइड करती हैं कि हम लोगों के पास भी, हिंदुस्तान के पास अपनी एक खुफिया एजेंसी होनी चाहिए, जैसे कि उस समय फ्रांस के पास थी, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह के पास थी, इसराइल के पास थी। तो वो महसूस करती कि उनके पास भी एक खुफिया एजेंसी होनी चाहिए जो लड़ाई से पहले की सारी चीज़ें हमको आके बता सके, प्रोडिक्शन कर सके क्या हो रहा है दुश्मन देश में, क्या नहीं हो रहा है। तो एक 1962 और 1965 की जो लड़ाई थी, 1962 की लड़ाई में हारने का कारण क्या था? मेन कारण ये था कि जब तक चीनी फौज घुस नहीं गई बिल्कुल बॉर्डर तक आके हिंदुस्तान में, तब तक किसी को पता ही नहीं चला था आर्मी को कि ऐसा भी होता। और इस कारण वो अपनी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि चाइना की पूरी तैयारी के साथ उन्होंने हमला किया था। और फिर 1965 में भी जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तो उस टाइम भी कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा पाया था कि कैसे हमला होने वाला है, कहाँ होने वाला है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये घुस गई जब तक आ नहीं गई अखनूर सेक्टर तक, तो जब तक पता ही नहीं चला था इंडियन आर्मी को भी कि ऐसा हो चुका है। तो फिर होता क्या है कि इसके बाद इंदिरा गांधी को जब कैबिनेट की अपनी मीटिंग बुलाती हैं, बैठक करती हैं, तो बैठक में ना उनको अपनी कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखती है कि हमको एक खुफिया एजेंसी बनानी चाहिए। तो कैबिनेट जो होती है इसे अप्रूवल दे देती है कि हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, एक हमारी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए। तो उसका एक दो काम होंगे मेन उस समय। उसका काम होगा, एक तो पाकिस्तान पर नज़र रखना जो हमारे दुश्मन है, और दूसरा का चाइना के ऊपर नज़र रखना, क्योंकि ये दोनों देश थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तो इन दो देशों के ऊपर बेसिक टारगेट था कि इनके ऊपर नज़र रखना है कि ये क्या करने वाले हैं, इनका कदम क्या होगा अगला, नहीं करेंगे। तो जब ये रॉ का गठन हुआ, तो जब ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद गठन हुआ खुफिया एजेंसी का। तो बोला गया इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW। तो जो RAW है उसको ना, आप जो इसके डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो अहदे वगैरह बैठे हुए, तो वो उसको रॉ नहीं करते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो वो इसे RAW या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। और इसके जो पहले चीफ बने उनका नाम था रामनाथ काउ, और जो उस समय आईबी में काम कर रहे थे, आईबी के डायरेक्टर थे। तो कहा जाता है कि उनकी जो जासूसी की दुनिया में बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत बढ़िया चीज़। क्योंकि आप ये ले लो कि जब 1971 में बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस समय इनको ये पता था 3 दिसंबर को भी पाकिस्तान हमला करने वाला है हिंदुस्तान के ऊपर, एयरबेस वगैरह पे। तो ये चीज़ रॉ के पास पता थी, इस कारण से हम लोगों की तैयारियां वगैरह वो काफ़ी मुस्तैद थी, और काफ़ी चीज़ें ठीक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा ऐसा और जो हिंदुस्तानी आर्मी थी वो तैयारी भी कर रही थी काफ़ी टाइम, पूरा एक तरीके से सिस्टम है जो वो तैयार था वो वॉर के लिए। एक ये बड़ा जो है प्लस पॉइंट रॉ की वजह से मिला था उस लड़ाई को उनको जीतने के लिए। तो बांग्लादेश के गठन के बाद जो उस समय CIA के जो डायरेक्टर थे, सीनियर जॉर्ज बुश, जो बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के, वो बड़े इम्प्रेस थे। उन्होंने तो इनको रामनाथ काउ को एक नाम भी दे दिया था, द काउ बॉयज। रामनाथ काउ ने किताब भी लिखी हुई है, द काउ बॉयज। तो जो डायरेक्टर थे CIA के, वो बड़े इम्प्रेस थे। तो और उस टाइम बाद एक जो फ्रांस के खुफिया हेड थे, उनसे एक बार पूछा गया था कि आप दुनिया में जो टॉप 5 एजेंसी हैं और जो टॉप 5 लोग हैं उनके नाम बताएंगे। तो उन्होंने टॉप 5 लोगों में सेकंड नंबर का जो नाम लिया था वो रामनाथ काउ का था अपना। तो आप समझ सकते हो किस हद तक चतुर थे अपने काम के अंदर। उसके बाद होता क्या, हिंदुस्तान के पोखरण में जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट होती है वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करती है, और वो न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहता है, और उस टाइम पे उस देश काफ़ी इसकी आलोचना करते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी मांग उठती है कि हम लोगों को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, हम लोगों को भी परमाणु शक्ति संपन्न देश होना चाहिए। तो इस मांग के बाद होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है कि इनके जो यंग साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यंग छोड़ो, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं और काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए और पाकिस्तान बुलाने के लिए। तो इनका एक साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, वो नीदरलैंड में काम करता था।
एक यूरेनिको कंपनी है उसके अंदर बाकायदा न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो उन और जो इस बंदे की पहुँच थी वो यूरेनिको के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन तक इसकी पहुँच थी। करता है फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुरा के पाकिस्तान पहुँचता है, एक टीम का गठन करता है और वहाँ की जो सरकार होती है उनको बोलता है ठीक है जी हम काम करने के लिए तैयार हैं। और इसमें होता है स्टार्टिंग के अंदर फ्रांस भी इनको सपोर्ट करता है न्यूक्लियर प्लांट वगैरह लगाने के लिए। ये कहते हैं कि हम ये इसे गैर मिलिट्री तरीके से यूज़ करेंगे बिजली वगैरह बनाने के लिए। तो लेकिन जैसे धीरे धीरे फ्रांस को आभास होता है कि नहीं ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं तो वो पीछे हट लेता है। बट चाइना क्या होता है, चाइना इनको पूरा सपोर्ट करता है। उसको पता होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान की पूरी मदद करता है, किस लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए। और इसके लिए एक जगह चुनी जाती है, रावलपिंडी में कौटा शहर है, वहाँ पे कोई आबादी ज़्यादा नहीं थी। एक कौटा शहर को चुना था और वहाँ पे बाकायदा एक न्यूक्लियर लैब वगैरह बनानी चालू करी जाती है। वो किस लिए, कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए और परमाणु बम बनाने के लिए, और बाकी देशों को है धोखा देने के लिए कि हम यहाँ पे आप बिजली वगैरह बनाने के लिए इसका यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस समय तक क्या होता है कि ये जो अपने रॉ है, रॉ का नेटवर्क और ये आपका इजराइल की जो एक एजेंसी है मोसाद, इनका नेटवर्क पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा था। तो मोसाद हिंदुस्तान को उड़ती उड़ती खबर देती है कि जो काउटा है एरिया, वहाँ पे ना पाकिस्तान उस पर न्यूक्लियर बम बना रहा है, हमें ऐसा शक है। तो मोसाद की एक पॉलिसी थी, मोसाद की पॉलिसी ये थी कि हम किसी भी मुस्लिम देश को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जैसे उन्होंने इराक में किया था, सद्दाम हुसैन का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसे तबाह कर दिया था, सीरिया में भी उन्होंने करा हुआ था। तो वो है हिंदुस्तान को बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्हें डाउट है इस चीज़ के ऊपर। तो उसके बाद रामनाथ काव जी होते हैं, वो जो रॉ के जासूस होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कि इस बारे में पता लगाओ, ये जो बात आ रही है उड़ते उड़ते वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो रॉ का जो पूरा नेटवर्क होता है पाकिस्तान के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए ये पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रॉ के एजेंट होते हैं वो काउटा प्लांट का जो इनका था उसके आसपास चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, और जो है साइंटिस्ट तो उनके ऊपर नज़र रखना चालू कर देते हैं। बट ये दिक्कत ये थी कि कन्फर्म कैसे करा जाए कि ये जो है अंदर परमाणु बम बनाने का काम चल रहा है या यूरेनियम वगैरह पे काम हो रहा है। तो उसके लिए वो करते थे, जो उनके साइंटिस्ट थे उन लोगों को, ये लोग क्या है वहाँ के आसपास जो काउटा के एक हेयर ड्रेसर की दुकान थी, एक नाई की दुकान थी, तो साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे जाया करते थे। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में इसको रॉ को 3 महीने लगे, करीबन 3 साढ़े 3 महीने मैंने। और उन्होंने पता कर लिया कि हाँ जो साइंटिस्ट है वो इस जगह बाल कटवाने के लिए आते हैं अपने। तो हुआ क्या, वहाँ पे जो रॉ का एजेंट था उसने जो साइंटिस्टों ने अपने बाल कटवाए थे वो बाल लेके उनका सैंपल हिंदुस्तान भेजा, और जब हिंदुस्तान में चेक हुआ तो उसमें कन्फर्म हो गया कि हाँ जी ये यूरेनियम वगैरह पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम के अंश थे उसके अंदर, कुछ अंश थे वो बालों के अंदर मिले थे। तो ये कन्फर्म हो गया। इसी बीच क्या होता है, 1975 में इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगा देते हैं इसके ऊपर, इमरजेंसी। और फिर उसका जो चुनाव होता है 1977 के अंदर, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार बुरी तरह हार जाती है और जो जनता पार्टी की सरकार है वो बन जाती है। तो उसके जो सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई। और यही सेम कहानी होती है पाकिस्तान के अंदर ही। पाकिस्तान में भी जिया उल हक है, वो सत्ता में आ जाता है भुट्टो को हटाकर। तो ये दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो ये मोरारजी देसाई थे वो एक तरीके से गांधीवादी नीति के थे। वो कहते थे कि नहीं, हमें दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी एजेंसी वगैरह की वजह से, जैसे रॉ थी, आईबी थी, इनकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है। और मोसाद थी, तो मोसाद ने रॉ को एक चीज़ बोली कि हमारे जो फाइटर प्लेन है, आप गुजरात का जो जामनगर एयरबेस है, आप वहाँ से पेट्रोल दे दीजिए, हमें जो ईंधन है वो दे दीजिए, हम वहाँ से फ्लाई करके पाकिस्तान में जाके काउटा के और बम गिरा के वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके लिए भी ये जो मोरारजी देसाई की सरकार होती है वो मना कर देती है। बाद में मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये जो है उनको पता था कि इजराइल ऐसे बमबारी करने वाला है हिंदुस्तान की मदद से, पर ये चीज़ गलत थी, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तो मोरारजी देसाई की सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने करा क्या, जो रॉ का बजट था वो 30 से 40% के बीच कम कर दिया परेशानी के लिए। और उन्होंने करा क्या, जो रामनाथ काव थे उनको इतना परेशान करना चालू कर दिया कि उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह के.एस. नायर बने रॉ के चीफ। तो उनके साथ भी ऐसे खटपट थी प्रधानमंत्री की। वो कहते थे उनको बिल्कुल मतलब नाम का डिपार्टमेंट रह गया था खाली, उसको अप्रूवल वगैरह कुछ भी चाहिए थी तो सरकार से लेनी होती थी, और सरकार ये जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो मना कर देती थी। फिर उन्होंने भी कुछ टाइम बाद जाके इस्तीफा दे दिया, साल भर के अंदर ही। उसके बाद तीसरे नंबर पर बनते हैं रॉ के सचिव एन.एस. संतोख। अच्छा होता क्या है, इसी बीच पाकिस्तान के अंदर काहुटा के अंदर एक हिंदुस्तानी रॉ का एजेंट होता है, वो जो वहाँ के अंदर बंदा काम करता था एक काहुटा प्लांट के अंदर, उसको किसी तरह अपनी बातों में ले लेता है और उससे बोलता है कि आप कुछ हमें इस बारे में जानकारी दो। तो वो कहता है कि जो इसका जो न्यूक्लियर लैब है पूरी की पूरी, उसका जो मैप है वो उसके पास है, किस प्लांट किस हिस्से में क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ पे यूरेनियम प्यूरीफाई किया जा रहा है, कहाँ पे स्टॉक है, कहाँ पर नहीं है।
तो वो ऑफ़र देता है कि $10,000 के बदले में वो आपको ये नक्शा दे सकता है। लेकिन एक इसमें दिक्कत थी कि रॉ का जो इस मामले में जैसे बजट था, जो पैसे देना होता था, वो प्रधानमंत्री के अप्रूवल से ही मिल सकता था, उसके बिना नहीं मिल सकता था। तो जो रॉ के चीफ थे वो जाके मोरारजी देसाई से मिलते हैं कि हमें ऐसा-ऐसा है, मैप मिल रहा है और हमें $10,000 उसको देने पड़ेंगे एज़ ए रिश्वत। तो मोरारजी देसाई वो मना कर देते, कहते नहीं, वो कुछ भी करे उससे हमें क्या मतलब है, और मैं ये अप्रूवल नहीं दूँगा और मैं आप लोगों को मैप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे जो आपका ऑपरेशन है उसे प्लीज़ जल्दी करके बंद करो। तो सोचिए, इस कथन को आप देशद्रोही कहेंगे, देशद्रोही की कैटेगरी में रखेंगे, जो खुफिया एजेंसी उसके ऑपरेशन सीमित कर दिए, जबकि आप एक चीज़ पूरे वर्ल्ड में है, कहीं भी देखोगे उदाहरण उठाकर, तो उसमें एक चीज़ क्लियर है कि अगर किसी देश को अपना वर्चस्व कायम रखना है, दुश्मन पर बढ़त हासिल करनी है, तो उसका जो खुफिया एक डिपार्टमेंट है वो टॉप पर होना चाहिए, काफ़ी काबिल होना चाहिए, और उसकी जो भी काम करे फंडिंग वगैरह बिल्कुल होनी चाहिए तरीके से। अब भारत और इजराइल और रॉ और मोसाद को पता लग चुका था कि हाँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है। इसी बीच होता गया है कि पाकिस्तान का जो सैनिक तानाशाह था जनरल जिया उल हक, उनकी बात होती है एक बार किससे, ये मोरारजी देसाई से, एज ए प्रधानमंत्री। तो जब दोनों बात करते हैं तो मोरारजी देसाई बता देता है कि यार प्रधानमंत्री से, कि आप लोग जो कर रहे हो कोटा में वो हमें पता है कि आप वहाँ पे न्यूक्लियर बम बना रहे हो और हमें सब चीज़ की जानकारी है, प्लीज़ आप इसे मत करो या डिले कर दो या कुछ भी। तो जब वो जनरल जिया उल हक था, वो सैनिक जनरल रह चुका था टॉप आर्मी का, उसका तो पाकिस्तान में आता है, लेकिन उसका दिमाग घूम जाता है कि यार इतनी सीक्रेसी के बावजूद भी कैसे पता चल गया इनको। तो वो एक चीज़ समझ जाता है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये रॉ वगैरह है जो कोटा में सक्रिय है, और यही लोग इनको इन्फॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं। उसके बाद होता है वो पाकिस्तानी पुलिस, आर्मी और आईएसआई उसको काम पे लगा देते हैं कि हाँ, पता करो ये कैसे पता चल रहा है इंडिया को, जरूर यहाँ पे रॉ का नेटवर्क है। उसका होता है पूरी की पूरी वहाँ की फौज वगैरह पुलिस लग जाती है काम पर, और जो रॉ का नेटवर्क था जो उन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पे काफ़ी सालों के अंदर एजेंट्स ने जो मेहनत करी थी, उन सबको आईएसआई पकड़ना चालू कर देती है। और आप यकीन मानिए, जो पूरा रॉ का नेटवर्क था वहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। उनको पकड़ के लोग मारना चालू कर देते हैं। मोसाद के भी 4 एजेंट पकड़े जाते हैं। और उसके बाद होता है कि रॉ है, जो जो रॉ के चीफ थे, वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि ये जो नेटवर्क जितना भी है वो सारा अंडरग्राउंड हो जाए और छुप जाए, वहाँ पे ना रहे। और इसी बेवकूफ़ी का नतीजा था जो ये मोरारजी देसाई ने की थी, कि पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब रहा, और आज वो इंडिया की बराबरी पर पाकिस्तान का हर आंडू पांडू छोटा मोटा नेता हिंदुस्तान को धमकी देता रहता है, इसलिए कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। अगर उस समय मोरारजी देसाई ने गलती ना करी की होती तो आज ना नक्शा कुछ अलग ही होता। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।